आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो आप हेडिंग बनाओगे एक्सप्रेशन फॉर विच। हाँ बेटा, हेडिंग बनाओ एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ मीन्स फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। क्या है बेटा, खत्म नहीं हो रहा है, बताओ। ठीक है, आप हेडिंग बना लिए फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहले सबसे पहली चीज तो इसका डेरिवेशन आप में नहीं है। बात समझ में आ रही है? केवल आपको फार्मूला यानी सूत्र क्लियर है वो याद रखना, या फिर कॉन्सेप्ट समझना है कि फ्रिंज चौड़ाई होता क्या। अच्छा, फ्रिंज चौड़ाई से आप कर क्या सकते हो? तो फ्रिंज चौड़ाई माप कर, अभी देखना जो फार्मूला आएगा उसमें लेमडा आएगा, तरंगदैर्घ्य उसका टर्म रहेगा उसमें। तो अगर फ्रिंज चौड़ाई आप माप लिए, पता चल गई आपको, तो आप उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि कितना है, ये इसका उपयोग होगा। नहीं समझ पाए? जैसे जो कल पट्टियां प्राप्त हुई थी यंग के प्रयोग में, ऐसे ऐसे मान लीजिए कौन सी पट्टी थी बेटा? दीप्त पट्टी थी, यानी कि ब्राइट। अब मान लो इसी के बगल में ये वाली पट्टी कौन सी थी बताओगे? डार्क। ये तो अगर इसकी चौड़ाई आप मेजर कर लीजिए, क्या किया बेटा? चौड़ाई विथ यानी डब्ल्यू से। तो अगर ये आपको पता चल गया तो इससे आप बता सकते हो कि कौन से प्रकाश को, जिस प्रकाश को आप आपतित कराए थे उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। यहां से आप ये बता सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका उपयोग हो गया बेटा। पैटर्न जो बना उसकी आप मेजर कर लो चौड़ाई कितनी है पट्टियों की, उसी चौड़ाई से आप बता सकते हो कि किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश आपतित कराएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझना। यानी फ्रिंज चौड़ाई तो आपको पढ़ना है, लेकिन उसकी व्युत्पत्ति जो सूत्र है उसकी व्युत्पत्ति आपको नहीं पढ़ना। तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना। आउट ऑफ सिलेबस लिखना बेटा, लेकिन समझना कि केवल डेरिवेशन नहीं, आप समझ लो कि पूरा ये टॉपिक ही हटा है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है ये, चलो ध्यान देना। सबसे पहले आप समझना कि ये एक पर्दा है, यहाँ पर एक स्लिट है। चलो बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक, इसके सामने एक पर्दा और होगा और उसमें दो स्लिट होंगी समांतर, है ना? इसी के समांतर ही बनाए जाएंगे। हालांकि बहुत पास पास होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा दूर बनाएंगे ताकि फिगर क्लियर बने। बाद में लिख देंगे कि पास पास है। चलो भाई, ध्यान से समझना बेटा।
इस छिद्र जो आपका रेखा छिद्र था, इसके थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, एकदम सामने नहीं, दो रेखा छिद्र बनाएंगे, है ना। तो एक सपोज करना यहाँ पर है, एक रेखा छिद्र यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। बस ये बात समझ में आ रही? दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी आप बता देना। सपोज करना बेटा डी है, कितना है? एक एक चीज बढ़िया से समझना, अगर दिक्कत हुई तो बताना। हम लोग मान लेंगे ये दोनों रेखा छिद्र है बेटा, कौन से? ये S1 है और ये S2 और ये S था। यहाँ पर आप क्या करोगे? एक वर्णी प्रकाश आपतित कराओगे, ठीक है ना। ये सब आप उसके यंग के प्रयोग में सब कुछ पढ़ चुके हो डिटेल, क्लियर है। अब डेरिवेशन के हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम लोग समझेंगे। ओके, अब यहाँ पर समझना ये है बेटा, यहाँ पे S1 बराबर है बेटा S2। यस से S1 की और S2 की दूरी क्या है? बराबर है। तो यहाँ से जो प्रकाश चलेगी वो समान कला में S1 S2 पर पहुँचेगी, और समान कला में पहुँचेगी तो एक तरंगाग्र होगा। तो तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण होते हैं वो एक नई तरंग स्रोत का काम करते हैं, यानी S1 और S2 पर स्थित जितने भी माध्यम के कण होंगे वो नई तरंग स्रोत का काम करेंगे। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगे, और द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी तो यहाँ से जो तरंगिकाएं निकलेंगी S1 और S2 से, उनके बीच कलांतर सदैव नियत रहेगा। ये सब थ्योरी आप पढ़ चुके हो। और अगर नियत है तो आप कह सकते हो S1 और S2 क्या है? कला संबद्ध स्रोत। तो यहाँ पर एक चीज और बताना, क्या कि S1 एंड S2 कला संबद्ध स्रोत है। संबद्ध स्रोत है। चलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, बिंदु का नाम दे दो बेटा। यहाँ पर हम लोग नाम दे रहे हैं C। एक पॉइंट आप ले लीजिए, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट O है। कौन सा पॉइंट बेटा? अब आप देख पा रहे हो S1 S2 पर CO क्या है? लंब है, क्लियर है। और आप ये मान लेना कि जो पॉइंट C है वो S1 और S2 का मध्य बिंदु है। क्या है बेटा? मध्य बिंदु। तो आप कह सकते हो CO जो है बेटा S1 S2 की लंबार्धक रेखा है। CO क्या है? बिल्कुल सही, आप यहाँ पर बता सकते हो CO S1 S2 की लंबार्धक रेखा है। बताओ बेटा, ये बात समझ में आ रही है? यानी S1 S2 पर CO क्या है? लंब है, क्लियर है। बस इतनी बात समझ में आ गई। आप ध्यान देना, आप सपोज कर लेना बेटा, यहाँ से बिंदु O से कुछ दूरी पर इधर या फिर इधर कहीं भी आप सपोज कर सकते हो। एक बिंदु मानना P, क्या मानना? एक बिंदु आप सपोज करना कि ये P है, और यहाँ पर कोई फ्रिंज बन रही है, चाहे वो दीप्त हो सकती है चाहे अदीप्त, कोई भी फ्रिंज आप मान लो, है ना। आप मान लेना कि ये यन्वी फ्रिंज है, कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लो पहला बन रहा है इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा, ऐसे कुछ होगा। तो बिंदु P पर कोई ना कोई फ्रिंज पट्टी बन रही होगी ना। हाँ, तो आप मान लेना ये यनुआ फ्रिंज है। क्या है बेटा? यन्वी फ्रिंज। अच्छा, बिंदु P पर यन्वी फ्रिंज है तो बिंदु O से P तक की दूरी को आप कुछ ना कुछ मान लो। बात समझ में आ रही है? पहली फ्रिंज तक की दूरी को हम लोग Y से लिख देंगे, Y1। दूसरी फ्रिंज तक की दूरी को Y2 से, तीसरी फ्रिंज तक की दूरी को Y3 से। तो अगर यन्वी फ्रिंज है तो O से P तक की दूरी को YN से लिख दें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप बताओगे
बहुत ध्यान से समझना बेटा। ओ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, अभी उसको लिख लिया जाएगा पी। ठीक है बेटा, और ओ से पी तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, वाई एन। ऐसा आपने इसलिए कहा है क्योंकि ये है क्या, एनवी फ्रिंज। बात समझ में आ रही बेटा, यहाँ तक एकदम बात क्लियर है। अब देखना, जो स्रोत है आपका बेटा S1 S2, यहीं से तो प्रकाश की तरंगे निकलेंगी। तो यहाँ से ये पर्दा होगा स्क्रीन, इसको बता दीजिए ये क्या है बेटा, पर्दा। पर्दे तक की डिस्टेंस भी बता दो, आप बोल देना यहाँ स्रोत से पर्दे तक की जो डिस्टेंस है वो D है। क्लियर, समझ में तो आ रहा है ना। ये D हो गया, कैपिटल D मान ली, और स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d मान ली। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ S1 और S2 से तरंग, ये दोनों तरंग स्रोत होंगे, यहाँ से तरंगिकाएं निकलेंगी। तो S1 से निकलेगी पहली तरंगिका और S2 से निकलेगी दूसरी तरंगिका। इन दोनों को बिंदु P तक पहुंचने के लिए ऐसे कुछ दूरी तय करनी होगी। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, S1 से जो तरंगिका चलेगी उसको यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। बात समझ में आ रही। और S2 से चलने वाली तरंगिका को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। ये दूरी, बात एकदम क्लियर है। ये दूरी इन लोगों को तय करनी है। अब आप देख पा रहे हो कि S2 से जो तरंगिका चलती है P तक, उसको ज़्यादा दूरी ट्रेवल करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है। और S1 से जो तरंगिका चलती है बिंदु P पर, उसको कम दूरी ट्रेवल करना पड़ रहा है। यानी इनके पथों का अंतर निकाल सकते हैं हम लोग, पथांतर। बात समझ में आ रही है, और आराम से निकाल सकते हैं। आप बताओगे कि अगर हम S1 से S2P पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस प्रकार से, ध्यान से समझना, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे, बस ऐसे कुछ सपोज करना। ये इसको आप बता देना कि ये बिंदु A है। क्या है बेटा, कुछ भी मान सकते हो, और बिंदु A है, और ये इस पर क्या है, लंब है। देखो भाई, अगर ये लंब है तो S1P और AP डिस्टेंस बराबर होगी, दोनों दूरी क्या होगी, यानी पथांतर कितना हुआ, S2A। इतना ही तो अधिक दूरी चल रहा था। अब सारी चीज हम लोग वहां पर लिख लेंगे ऐसे। ध्यान, आप पहले सबसे पहले ये बता दो बेटा कि ये जो D है, D का मतलब स्रोत से पर्दे तक की दूरी। क्लियर है ना। ये दोनों स्रोतों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत अधिक है, यानी स्मॉल d की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है। ये बात समझ में आ रही है। हाँ, इसको मान के चलना, अभी आगे काम लगेगा इसमें। ये बता दिए, और क्या बताना था भाई, हाँ पथांतर बताना है। आप बताओगे बिंदु कहाँ पर, P पर, बिंदु P पर तरंगिकाओं, पूरा लिख दें, S1 व S2 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर निकालने के लिए आप करोगे क्या, पूरी दूरी S2P ज़्यादा थी ना, उसमें में से क्या करना, S1P घटा देना, तो पता चल जाएगा कितना पथांतर होगा। तो आप बताओगे
पथांतर जो होगा वो S2P में से हम लोग क्या घटाएंगे बेटा, S1P, S1P, और यही क्या होगा आपका पथांतर। क्लियर है? चलो पथांतर को आप किससे लिखते थे, डेल्टा एक्स, और वो किसके बराबर आप लिखे हो, S2P माइनस S1P। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अच्छा, S2P में से S1P घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना, इतना ही मिलेगा, क्योंकि आपने किया क्या है, S1 से S2P पर क्या किया हो, लंब डाले हो, तो ये दूरी S1P और AP बराबर होगा, तो बचा इतना ही ना जब घटाओगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए डेल्टा x बराबर कितना बेटा, S2, ये S2। चलो ये बात तो समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं बेटा, बोलो, नहीं है ना? आप ध्यान देना, आप इसको कई तरीके से प्रूफ कर सकते हो। हम लोग ज्यामिति लेंगे, ज्यामिति से ये आसान डेरिवेशन होगा, ज़्यादा ज़्यादा 3-4 स्टेप में प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और भी तरीका है प्रूफ करने का, लेकिन वो लॉन्ग होगा, और वैसे भी डेरिवेशन से हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब, अब मुझे लगता है आपको समझ में आएंगी चीज़ें, बस आपको केवल ध्यान केंद्रित करके बैठना है ना? अगर इधर उधर है, सो रहे हो तो जग जाओ। चलो ध्यान देना, सबसे पहली बात, हम लोग कुछ रचना करने वाले हैं, उसको ध्यान से आपको देखना होगा। सबसे पहली बात, आप C से क्या करोगे, बिंदु P को ऐसे मिला दोगे। बात समझ में आ रही? बिंदु C को हमने क्या किया, P को ऐसे मिला दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। और यहाँ पर आप बता देना कि जो ये वाली CP लाइन है बेटा, CP लाइन जो अभी आपने खींचा है, वो क्षैतिज यानी CO के साथ कुछ कोण बना रही है। कुछ भी बोल दो आप, मान लो थीटा कोण बना रहे हैं। कितना कोण बेटा? ध्यान देना, किसके साथ बना रहे, ये ध्यान देना है, CO के साथ। अच्छा, अब अगर हम एक क्षैतिज रेखा खींचे यहाँ पर S2 से, ये ऐसा, तो बताओ बेटा, ये भी थीटा होना चाहिए? वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉजिक समझा रहा हूँ तब होगा। पहले ही आप लोग बोल दिए यस सर। ध्यान देना, क्योंकि D क्या है बेटा, D स्मॉल d की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अधिक है। ध्यान देना, D दूरी जो है स्मॉल d की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए यानी कि कह सकते हो D बहुत कम है, यानी S1 और S2 जो आपको दिख रहा है इतना दूर दूर है, असल में नहीं है। इतना दूर दूर की है तब फिगर देखो ये स्थिति है। बात समझ में आ रही है? असल में बहुत पास पास हो, तो जब बहुत पास होंगे, और C बिंदु क्या है, S1 और S2 का मध्य बिंदु है, इसका मतलब जो C बिंदु होगा वो S2 के और समीप होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप कह सकते हो सर हम C को S2 पर ही मान सकते हैं, इतना समीप होगा। अगर ये S2 है और यहीं पर क्या है बेटा, C भी है, तो C को S2 पर माना जा सकता है कि नहीं? माना जा सकता है, और भी समीप होंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? तो आप C को कह सकते हो कि S2 पर ही होगा। ओके, अभी मैं अलग समझाऊंगा लिख के। D इज ग्रेटर देन स्मॉल d, इसलिए C S2 के समीप माना जा सकता है। चलो लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए थीटा कैसे हुआ। अब अगर C S2 पर है बेटा, तो C से P को मिलाने वाली रेखा, मतलब S2 को P से मिलाने वाली रेखा, बात एक ही हुई। तो C से P को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रही थी, तो जाहिर सी बात है S2 से P को मिलाने वाली रेखा भी क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाएगी। बोलो, अगर इतना क्लियर हो तो आगे चलें, ठीक है ना? ठीक है बेटा। नितिन ध्यान देना, अब अगर ये थीटा है तो पूरा तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्रीन आपकी ऐसी है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा, तो पूरा कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 90 होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो 90 में से अगर हम थीटा घटाएं तो अंदर का जो कोण है वो मिल जाएगा, तो 90 माइनस थीटा।
ये वाला कोण कितना होगा बेटा 90 माइनस, आप बता सकते हो ये वाला जो कोण है यहां से यहां तक, कहाँ पे लिखें? हाँ बाहर ही कहीं लिखना ही पड़ेगा। चलो भाई ये वाला कोण दिख रहा है बेटा, ये किसके बराबर होगा? हाँ 90 डिग्री माइनस थीटा। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगर दो कोण पता हो तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों को जोड़ते हैं बेटा, ध्यान देना। ये 90 था, ठीक है 90 डिग्री, और ये कितना था 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। दो कोणों को जोड़ ली, तीसरे को कुछ मान लो, इस वाले कोण को आप कुछ मान लीजिए, मान लीजिएगा कि x है, क्या है बेटा? चलो अभी इसकी वैल्यू आ जाएगी, और बराबर तीनों कोणों को जोड़े तो कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा? 0, क्योंकि 180 इधर प्लस का था और ये उधर जाएगा तो माइनस। अच्छा x रोकना और थीटा माइनस का उधर जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना? तो फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी किसी को किसी बिंदु पे दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? ये लड़का क्यों सो रहा है? अरे तो फर्स्ट ईयर, तुम कैसे आ गए? अच्छा तुम्हारे साथ 2 दिन आया, कोई बात तो नहीं है? ठीक है बेटा, चलो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करें। ओके बेटा, ध्यान देना, सबसे पहले हमारा उद्देश्य पथांतर निकालना। जो डेल्टा एक्स हम लोगों ने लिखा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि अभी उसका काम रहेगा। तो ध्यान देना, लिखेंगे ट्रायंगल। दो त्रिभुज आप देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पे तनु ये S2A S1, ठीक है। और एक त्रिभुज और देखना COP S2A S1, ध्यान देना बेटा, ट्रायंगल S2A S1 एंड ट्रायंगल COP आर सिमिलर। दोनों के दोनों समरूप है। क्यों समरूप है बेटा? ध्यान से समझना, इसको भी समझिए। वहां समरूप नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा। देखो, क्योंकि दो कोण इसके बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कोण 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 से क्या होगा? प्रूफ हो जाएगा कि समरूप है। देखो कैसे, ये 90 डिग्री है ना बेटा, S2A, ए कोण क्या होगा? आंतरिक कोण 90 डिग्री। तो यहाँ पर COP में O क्या होगा? 90 डिग्री। एक कोण हो गया। दूसरा कोण देखना बेटा, ये थीटा है, देखो OCP, ये वाला कोण कितना है? थीटा है। तो इसमें देखना S2 S1A, ये कोण भी क्या है? थीटा है। तो दो कोण बराबर हो गया। तो तीसरा कोण अपने आप क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। प्रूफ कर सकते हो, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप जोड़ोगे थीटा और 90 को, x मानोगे, उधर भेजोगे तो 90 माइनस थीटा आ ही जाएगा, क्योंकि उधर 180 होगा। कर दे प्रूफ? नहीं? तो तीनों कोण बराबर हो गए बेटा। तो ए जो समरूपता की कसौटी होती है उससे प्रूफ हो गया कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और अगर समरूप हैं तो आप क्या करेंगे? दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। करें? तो हमको जरूरत क्या है? पथांतर की, यानी अंश में रखो S2A, यही तो पथांतर था, S2A ही पथांतर है, तो इसको अंश में रख लेते हैं S2A। और एक भुजा आपको पता है S1 S2 की वैल्यू D है, ठीक है ना। तो S2A बटे S1 S2 कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे बेटा S2A बटे S1 S2 बराबर। अब दूसरे त्रिभुज में संगत भुजाओं को ही लेंगे। पहले आपने लिखा S2A, S2A किस कोण के सामने की भुजा थी? S2A, तो बताओगे थीटा, यही तो था, थीटा के सामने की भुजा S2A थी। तो COP में देखो थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने की भुजा क्या है? OP, यही तो है, तो संगत भुजा हुई। इसको हम लोग अंश में लिखेंगे OP को। और फिर देखना बेटा, किसको आप हर में लिखे थे? 90 डिग्री के सामने की भुजा S1 S2 को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखना 90 डिग्री के सामने की भुजा CP, यही तो होगा, यानी OP बटे CP। ये आपको लिखना है, लिख दें OP बटे CP।
हाँ बेटा ओ पी बटे सी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप बताओगे चूंकि स्मॉल डी इज ग्रेटर देन कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी की तुलना में बहुत अधिक बड़ा है। तो अगर ऐसा है, इसलिए Cp को बेटा हम लोग CO लिख सकते हैं। ध्यान से समझना बेटा, Cp जो बिंदु, ये जो Cp जो लाइन है बेटा C से लेकर के P तक, बात समझ में आ रही है, और इस बिंदु P को O के समीप माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि D क्या है, बहुत अधिक बड़ा है, किसकी तुलना में, स्मॉल डी की तुलना में। तो जो बिंदु P होगा उसको हम O के समीप मान सकते हैं। तो अगर O के बहुत ज़्यादा समीप है तो चाहे आप Cp लिखो चाहे आप CO लिखो, एकदम एक्यूरेट बराबर नहीं होगा, मैंने कहा लगभग बराबर होगा, क्योंकि बिंदु P O पर तो होगा नहीं, बस O के समीप होगा, तो लगभग लगभग क्या होगा, बराबर है। ये बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर लिख भी देना P को O के समीप माना जा सकता है। ऐसा क्यों हुआ है तो आप बताओगे, P को किसके समीप बेटा, O के समीप माना जा सकता है। यहाँ पर लिख लो, इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिख दिया है Cp अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू CO। बताओ भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? वैल्यू पुट करना बेटा। आप बोलोगे सर H2A की वैल्यू हमको पता है, H2A ही तो पथांतर था आपका, पाथ डिफरेंस, क्या लिखोगे, डेल्टा x लिख दीजिए। और S1 S2 पता है स्मॉल d के बराबर है, दोनों सिल्टों के बीच की दूरी बराबर। OP की वैल्यू भी पता है, yn, देखो O से P तक की दूरी कितनी है, yn, n भी फ्रिंज थी, वहां तक की दूरी हम लोगों ने yn मान लिया है, तो yn आप लिख देंगे यहाँ पर। और बटे Cp को हम लोग CO लिख सकते हैं, और आप देख पा रहे हो C से O तक की डिस्टेंस को कैपिटल D से लिखा जा सकता है, लिख दें, चलो कैपिटल D। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? हमको चाहिए क्या, पथांतर डेल्टा x ही तो चाहिए था, तो इसलिए बोलेंगे डेल्टा x बराबर d, इधर क्या है, भाग में उधर जाएगा, तो आप बोल सकते हो yn इंटू डी अपॉन कैपिटल, यही आपका क्या हुआ बेटा, पथांतर। ये आपका क्या हो गया, पथांतर। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब हम सबसे पहले स्थितियां देखेंगे बेटा कि दीप्त फ्रिंज कहाँ कहाँ बन सकती है, बिंदु O से कितनी दूरी पर, बात समझ में आ रही है, और अदीप्त फ्रिंज कहाँ कहाँ बन सकती है, क्लियर है? तो आप हेडिंग बनाएंगे इसी में, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, यानी कि दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। दीप्त फ्रिंज कहाँ कहाँ बन सकते हैं? अच्छा, दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या हुआ, जहां पर तीव्रता अधिक होगी, जहां पर तीव्रता, अच्छा जहां तीव्रता अधिक होगी का मतलब संपोषी व्यतिकरण, बात समझ में आ रही है? तो दीप्त फ्रिंज के लिए का मतलब हुआ संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो यहां पर आप लिखोगे दीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए बेटा, दीप्त फ्रिंज के लिए, और इसका सीधा सा अर्थ है संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। तैयार रहिएगा आप लोग। संपोषी व्यतिकरण के लिए बेटा पथांतर की वैल्यू बताओ क्या क्या ले सकते हैं, आप लोगों को प्रूफ करवाया गया था ना, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, पथांतर और आयाम, तीव्रता सब अलग अलग, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर लगेगा। अब देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको, मुझे पता है कि आपको याद नहीं हो सकता, मैं आप लोग की तकलीफ समझता हूँ, क्योंकि हम भी पढ़ के आए वहीं से, अभी बहुत ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, ठीक है? तो समझना दिक्कत क्या होती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फार्मूले, कितना याद रखोगे,
मैंने आपको बताया कि अवधारणा आपको याद रखनी, कांसेप्ट आपको याद रखना, और वो चीज आप समझ रहे हो कि तीव्रता अधिकतम होने के लिए cos फाई मैक्सिमम होना आवश्यक। ये तो बार बार आपको पढ़ाया गया, क्योंकि तीव्रता किस पर निर्भर करती थी? cos फाई पर। तीव्रता के व्यंजक में यही था। अच्छा, अधिकतम मान होता कितना है? +1। तो यहाँ +1 से हम लोग कलांतर निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। फाई तो होता है, तो +1 कब कब आएगा? जब पाई का गुणांक सम होगा, यही तो सम होने का मतलब 0 भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है? 2 पाई भी हो सकता है और 4 पाई भी हो सकता है, 3 नहीं होगा बेटा। ऐसे याद आ गया? कितना टाइम लगा? मैं समझा रहा हूं तब 1 मिनट लगा होगा, बात समझ में आ रही है? और आप सभी जानते हो चूंकि कलांतर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर। यहां से भाई पथांतर निकाल लेते हैं, इसलिए डेल्टा एक्स बराबर लेमडा ऊपर जाएगा और 2 पाई नीचे इंटू कलांतर। लो फटाफट वैल्यू रख दो बेटा, 2 पाई इंटू पाई क्या है? कलांतर। और कलांतर कैसे लिखा है? पाई का समगुणक। तो समगुणक का मतलब 2n इंटू पाई। 2n क्या है? सम संख्या है ना, और n की वैल्यू आप क्या रखते थे? 1 2 नहीं, 0 से स्टार्ट करते थे। कहाँ से बेटा? इसमें 0 भी लेते थे, बिनासी वाले में 0 छोड़ते थे, 1 से लेते थे, ठीक है ना? तो ध्यान देना, 0 1 2 3 4 कुछ भी रखो ना। 0 रखोगे तो 0 होगा, 0 सम संख्या है। 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 होगा, सम संख्या है। 3 रखोगे 3 दूनी 6 होगा, सम संख्या है। 4 रखोगे 4 दूनी 8 होगा, सम संख्या है। बात समझ में आ रही? हमेशा सम आएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू इसको प्राप्त कर सकते हो। 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो क्या आया? n लेमडा। यही तो पथांतर होता था बेटा संपोषी व्यतिकरण के लिए। इतना क्या सोच रहे हैं? समझ गए? तो संपोषी दीप्त फ्रिंज के लिए का मतलब क्या हुआ? संपोषी व्यतिकरण के लिए। और संपोषी व्यतिकरण के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा एक्स पथांतर n लेमडा। आपको बताना होगा, जहां n की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो? 0 1 2 3। बात समझ में आ गई? वैल्यू पुट कर दो भाई। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने प्रूफ किया है, y/d अपॉन डी। वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो लिखेंगे अगले स्टेप में y(n) इंटू डी अपॉन डी बराबर n इंटू लेमडा। हमको फ्रिंज की स्थितियां ही तो प्राप्त करनी है कि केंद्रीय बिंदु जो आपको O दिख रहा है, वहां से कितनी दूरी पर फ्रिंज बन रहा है। यानी फ्रिंज होती कितनी दूरी पर, यानी y(n) बताना था आपको, कितनी दूरी पर बन रही है। उसी के हिसाब से अभी हम लोग कोणीय फ्रिंज चौड़ाई और फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो y(n) के लिए इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसलिए y(n) बराबर, y(n) रोकना, d को और स्मॉल d को उधर भेजो। तो यहाँ पर बचा क्या है? n इंटू क्या लिखेंगे बेटा? n इंटू कैपिटल D भाग में था, उधर जाएगा गुणे में, तो d लेमडा होगा, d का लेमडा में गुणा हो गया, और स्मॉल d गुणे में था, उधर जाएगा ये स्मॉल d। बताओ बेटा, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है? ठीक, तो ये आपको मिल गए। और y(n) है क्या? यानी फ्रिंज की स्थिति, और फ्रिंज नहीं, किसकी? दीप्त फ्रिंज की स्थिति। ब्राइट फ्रिंज के लिए ले हो, यहाँ पथांतर रखे हो, तो इसलिए ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो आप बता सकते हो y(n) को आपने पहले भी लिखा था, यहाँ पे जो है NV दीप्त फ्रिंज की स्थिति। और एक चीज ध्यान देना, ऐसे नहीं लिखना इसको। आप बताओगे O के दोनों ओर बेटा, O के दोनों ओर, O के दोनों ओर यानी दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। ध्यान से समझना बेटा, अगर O से y(n) दूरी पर यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बन रही है NV, तो नीचे भी तो O से उतनी ही दूरी पर बनेगी। अभी आप कल देखिए एकांतर क्रम में आपको पट्टियां प्राप्त होती थी, एक दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त। बात समझ में? और बिंदु O पर आप हमेशा देखोगे दीप्त फ्रिंज बनेगी।
इसको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बोलते हैं। अभी समझा रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब तरंगे पहुंचेंगी S1 और S2 से तो पथांतर 0 होगा उनके बीच का। पथांतर क्या होगा? और आप बताओ पथांतर 0 हो किस में सकता है? पथांतर 0 आपको कब मिल सकता है? इसी में n की वैल्यू 0 रखते हो दीप्त फ्रिंज के लिए ही, यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो जैसे ही n की वैल्यू 0 रखोगे, बात समझ में आ रही है, तो पथांतर क्या होगा आपका? 0। और ये किसमें मिला? संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो आप मैक्सिमम की विनाशी में तो आप n बराबर 0 लिखते ही नहीं। बात समझ में आ रही है? वहां पर कभी भी अदीप्त फ्रिंज नहीं बनी। इसीलिए देखो जितने भी पैटर्न हमने आपको बनवाए हैं वहां पे बिंदु O पर दीप्त फ्रिंज ही बनाते थे। क्लियर? तो इसका लॉजिक ये। चलो बेटा बताओ बेटा, यहां तक की बात समझ में आई कि बिंदु O के दोनों ओर बनेगा दीप्त फ्रिंज yn दूरी पर। कितनी दूरी पर? और कौन सी दीप्त फ्रिंज? nवीं। अब n का मान आप कुछ भी रख लो। बात समझ में आ रही है? अगर 1 रखोगे इस फार्मूले में तो पहली दीप्त फ्रिंज की स्थिति आपको मिल जाएगी कि बिंदु O के दोनों ओर कितनी दूरी पर पहली दीप्त फ्रिंज बनेगी। अगर आप n का मान 2 लोगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज की स्थिति बिंदु O के दोनों ओर मिल जाएगी। बात समझ में आ रही? चलो एक दो करके आपको दिखाते हैं, यहां पर समझना। लिखेंगे when n इज इक्वल टू 0। पहले 0 रखेंगे बेटा। जब आप n की वैल्यू 0 रखोगे, इस फार्मूले में ध्यान देना, तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि n से गुणा होगा, तो 0 से गुणा होगा 0। तो आप बताओगे तब y n बराबर 0। अच्छा, y n 0 का मतलब ये हुआ कि जो बिंदु P है वो बिंदु O पर ही होगा। बात समझ में आ रही है? बिंदु P कहां पर आ जाएगा बेटा? O पर, क्योंकि y n क्या हो रहा है? 0। ऐसे 0 हो जाएगा, y n की वैल्यू 0 बिंदु O पर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर जो दीप्त फ्रिंज बनेगा उसको हम लोग बोलते क्या है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। इसको क्या बोलेंगे बेटा? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, या फिर शून्य क्रम फ्रिंज। फ्रिंज की स्थिति, ये किसकी स्थिति है बेटा? हाँ, तो अब आपको समझ में आया कि केंद्र पर हमेशा कौन सा फ्रिंज बनेगा? दीप्त फ्रिंज। बिंदु O पर हमेशा आपको दीप्त फ्रिंज ही बनेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। क्या बोलते हैं बेटा? एकदम बीच में होगा। दूसरी चीज को शून्य क्रम का फ्रिंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य क्रम का फ्रिंज, क्योंकि n की वैल्यू देखो शून्य रख रहे हो तब मिल रहा है। अच्छा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहली दीप्त फ्रिंज, n की वैल्यू 2 रखोगे तो, और n की वैल्यू 3 रखोगे तो ऐसे बोल सकते हो, यहां पर लिख देना। इसी प्रकार n बराबर 1 2 3 रखकर प्रथम द्वितीय व तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय फ्रिंजों, कौन से फ्रिंजों? दीप्त फ्रिंजों, फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात की जा सकती है। बताओ बेटा, ये बात समझ में आई? ऐसे ही आप कोई भी आपसे कहे कि मान लो चौथा दीप्त फ्रिंज की स्थिति बताओ कितनी दूरी पर होगा, तो n का मान क्या करोगे इसमें बेटा? 4। और याद रखना बिंदु O जो केंद्र में है उसके दोनों ओर पट्टियां मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ 4 रखोगे तो 4 d लैम्डा बाई डी। आपको चाहिए क्या क्या? पर्दे तक की दूरी चाहिए, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी चाहिए, और किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करा रहे हो वो चाहिए, तरंगदैर्घ्य। बस आप बता दोगे कि कितनी दूरी पर फ्रिंजें बनेगी। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब इसी प्रकार से बेटा हम लोग ज्ञात करेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस।
क्या प्राप्त करेंगे, यानी अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे अदीप्त अदीप्त फ्रिंजों के लिए। अच्छा, अदीप्त फ्रिंज का मतलब बेटा क्या हुआ, बताओ। बिल्कुल सही। अदीप्त फ्रिंज बनेगा कैसे, वहां पर तीव्रता शून्य होगी या फिर लगभग शून्य होगी, तो वहां पर अदीप्त पट्टी आपको मिलेगी। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए अगर पूछ रहा है पथांतर, इसका मतलब है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर पूछ रहा है, और वो चीज हम आपको पहले बता चुके हैं, अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए। अच्छा, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, बिल्कुल सही, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, यही तो था। आप इसको भी ऐसे प्रूफ कर सकते हो, क्या विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई क्या होता था बेटा, मिनिमम कितना होता था, और मिनिमम वैल्यू -1, तो कालांतर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताओगे सर पाई का विषम गुणक ले लीजिए, तो पाई का विषम गुणक 1 से स्टार्ट होगा, 0 नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। ओके, तो आप बोलोगे पाई, 3 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे 7 पाई, ऐसे बोलते चले जाओ। यहाँ से आप पथांतर निकालोगे तो पथांतर की वैल्यू डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई इंटू कालांतर, बात समझ में आ रही है। और कालांतर को आप दूसरे तरीके से लिख सकते थे 2n-1 इंटू पाई, बताओ ऐसे लिख सकते थे नहीं, क्योंकि 2n क्या था, विषम, वो सम संख्या था, उसमें से एक घटाए विषम हो गया, अब ये हमेशा विषम होगा। बस याद ये रखना है कि n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1 2 3 ऐसे, एक रख के देखो n की जगह, तो 2 1 कम 2, 2 में से एक जाएगा 1, 1 पाई बच तो गया, यही 2 रखोगे 2 दूनी 4 में से एक जाएगा 3, 4 रखोगे 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा 7, सब ऐसे विषम ही मिलेगा, तो इसको लिख सकते हो। और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करना, तो लेमडा अपान 2 पाई इंटू कालांतर की वैल्यू कितना है बेटा, 2n-1 इंटू, देखो पाई से पाई कट जाएगा, तो 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, 2n-1 इंटू लेमडा बाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रट के आप याद ही करो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, बात समझ में आ रही। तीव्रता न्यूनतम होती है, तो तीव्रता न्यूनतम कब होती है, जब cos फाई न्यूनतम होता है, वहीं से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, बस इसीलिए वो सारी चीजें बताई गई थी, आपको याद करने के लिए थोड़ा बताई गई। क्लियर है, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान देना बेटा, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधारेंगे। अगला स्टेप देखना, डेल्टा एक्स बराबर 1/2 का अंदर गुणा करा दो, लेमडा को बाहर रखो, 1/2 का अंदर क्या करो, गुणा करा दो, तो इसमें जब गुणा कराओगे तो 2n इंटू 1/2 क्या बचेगा बेटा, n क्या बचेगा माइनस, और जब 1 में कराओगे, 1 में 1/2 से तो वही आ जाएगा, तो -1/2, और इंटू बाहर क्या बचेगा, लेमडा, 2 तो अंदर गुणा करा दिया ना, तो इतना बचेगा आपका पथांतर। डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दो बेटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला है, yn इंटू डी अपान डी, यहीं पर रख दें, यहीं रख दो, क्या बढ़ाओगे, कितना था, yn इंटू स्मॉल डी अपॉन, ये सभी के लिए, ये फार्मूला क्या था बेटा, सभी के लिए, देव तदेव सभी के लिए, बात समझ में आ रही। अब उसमें आप कंडीशन लगा के निकाल रहे हैं, ठीक है, कि दीप्त के लिए पथांतर क्या होगा, अदीप्त के लिए पथांतर क्या होगा, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ से आपको yn की वैल्यू चाहिए, तो yn रोकिए, बाकी सबको उधर भेजिए, तो इसलिए yn बराबर, हाँ n-1/2, इसको आगे लिख लेना, कैपिटल डी उसमें जाके गुणा होगा, तो डी लेमडा अपान स्मॉल डी गुणे में इधर आएगा इतना। अब ये क्या है बेटा, तो आप बताओगे यनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है, और बिंदु ओ के दोनों ओर बताओगे, बात समझ में आ रही है, क्या बताओगे, यहाँ पे yn जो है बेटा ओ के दोनों ओर, दोनों ओर एनवी अदीप्त
फ्रिंजों की स्थितियां। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है एकदम? ओके। इसमें भी n बराबर 1 2 3 ऐसे रख के क्या कर सकते हो, पहली अदीप्त पट्टी, दूसरी अदीप्त पट्टी, तीसरी अदीप्त पट्टी ज्ञात करो। यहां पर लिख लो ऐसे इस सूत्र में n बराबर 1 2, हाँ यहाँ पर आप बताए नहीं 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2 रखे ना, यहाँ n की वैल्यू कितनी रख सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे बता देना। यहाँ पर जहाँ n की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 ऐसे। बात समझ में आ रही है? अब ठीक है, तो सूत्र में n बराबर 1 2 3 ऐसे ऐसे रखकर प्रथम द्वितीय तृतीय अदीप्त पट्टियों या फिर फ्रिंजों, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात कर सकते हैं। चलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक चीज आप लोगों को सता सकता है यहाँ पे, क्या कि सर जी ऐसा तो नहीं कि टॉपिक से भटक गए, हम लोगों को पढ़ा क्या रहे थे, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, और हम लोग को पढ़ा क्या रहे हैं कि फ्रिंज कहाँ कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति पढ़ा रहे हैं, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेटा, फ्रिंज चौड़ाई तभी आप निकाल पाओगे जब उनकी स्थितियां पता। बात समझ में आ रही है? तो अब स्थितियां तो आपको पता चल गई है, कोई डाउट तो नहीं कि दीप्त भैया दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां ये होगी यान्वी दीप्त फ्रिंज की, और यान्वी अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां ये होगी। तो अगर स्थिति हमको मिल गई है तो अब हम चौड़ाई बता सकते हैं, इसी की सहायता से बताएंगे कैसे। बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो अब आप हेडिंग बनाओगे फ्रिंज with फ्रिंज चौड़ाई। भाई फ्रिंज चौड़ाई, अभी मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ एक लाइन का छोटा सा, फिर आपको बात समझ में आने लगेगी। आप बताओगे इसके परिभाषा में, दो क्रमागत दीप्त, ध्यान से समझना बेटा, दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अच्छा, फ्रिंज चौड़ाई को हम लोग W से लिखेंगे, किससे लिखेंगे बेटा? मैंने क्या लिखा? दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई W कहते हैं। विथ बोलते हैं ना इंग्लिश में, इसलिए W से लिख दो। अब इसको फिगर से समझे तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करना बेटा, आपके पास ये पर्दा था, अब आप सोच रहे हो पर्दा लगा के कैसे दिखाएंगे, दिखेगा। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर बिंदु क्या था? O। क्या था ये? बिंदु O।
क्लियर है? अब आप सपोज कर इसके ऊपर जाओगे या इसके नीचे जाओगे, यहाँ पर तो ब्राइट बनेगा, यहाँ पर फिक्स है भाई, क्या बनेगा? ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, विंड ओ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब ब्राइट के बाद जाहिर सी बात है डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे बनता जाएगा। तो आप दो क्रमागत कोई ब्राइट या कोई डार्क फ्रिंज ले लो और दोनों से मैं प्रूफ कराऊंगा, एक ही फार्मूला आएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वर्डी प्रकाश किरण आपतित करवाएंगे। अगर एक वर्डी प्रकाश स्रोत है तो आप समझना कि पट्टियों की जो चौड़ाई होगी बराबर हो, चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त। क्लियर है? तो यहाँ पर आप सपोज करना कोई एक फ्रिंज है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, यहाँ पर क्या है बेटा? बिंदु ओ है और यहाँ पर एक बिंदु है जिस पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। क्या बन रही है बेटा? और फिर डार्क बनेगा यहाँ पर, बोलो, और फिर यहाँ पर ब्राइट। दो क्रमागत लेना है बेटा। क्या करना है? सपोज करना ये यन्वी दीप्त फ्रिंज है, ब्राइट का मतलब दीप्त। तो अगर ये यन्वी दीप्त फ्रिंज है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? आप बताओगे सर वाई एन ले लीजिए, यन्वी दीप्त फ्रिंज हो गई। क्लियर है? और मैंने कहा है दो क्रमागत, क्या कहा है? क्रमागत। इसके लिए आप क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना। जैसे मैं आपसे पूछूं 3 की क्रमागत संख्या क्या होगी? 4। 4 बताओगे या 2 बताओगे? एक घटा दो या एक जोड़ दो? बात समझ में आ रही? आपसे पूछी जाए 5 की क्रमागत संख्या या फिर 4 की सम क्रमागत संख्या, 2 जोड़ोगे, है ना? तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये यन्वी दीप्त फ्रिंज है, क्या है बेटा? ये यन्वी दीप्त फ्रिंज है तो इसके क्रमागत 2 फ्रिंज हो सकती है दीप्त। एक तो इसके बाद एक जोड़ दो, यन्वी का मतलब अगर ये 5वीं है तो 6वीं दीप्त फ्रिंज ले लो, तो जो एक डार्क के बाद मिलेगा 6वीं दीप्त फ्रिंज होगा, यानी कि 5 में एक जोड़ दिए। तो अगर ये यन्वी दीप्त फ्रिंज है तो इसको आप क्या बोलोगे? यन प्लस यन्वी दीप्त फ्रिंज, एक जोड़ दोगे। या तो इसके एक पहले भी देख सकते हो, यहाँ डार्क होगा यहाँ ब्राइट होगा, तो आप बोलोगे यन माइनस वनवी दीप्त फ्रिंज, यानी कि अगर ये 5वीं है तो 4थी दीप्त फ्रिंज, चाहे जो ले लो आप। बात समझ में आ रही है? तो मैंने YN इसको ले लिया है, ये आपका क्या है बेटा? ये Y। तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस बता देना। अब ये वाली जो दीप्त फ्रिंज है बेटा, ये ब्राइट, बात समझ में आ रही है? वो इसके ठीक बाद बन रही है, आप भी समझ पा रहे हो। यानी अगर ये यनवी दीप्त फ्रिंज है तो ये यन प्लस वनवी दीप्त फ्रिंज है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो यन की जगह फार्मूले में क्या लिखोगे? यन प्लस 1। क्या लिखोगे बेटा? यानी Y, ये YN था, ये क्या होगा? YN प्लस। अब बताओ बेटा, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज यही तो दिख रहे हैं, B और V। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच की दूरी यही तो है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यही तो होगी। ये, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी उसी को तो आप W लिख रहे हो, फार्मूला समझना, उसी को आप क्या लिख रहे हो? फ्रिंज की चौड़ाई होगी। अब वो चाहे दीप्त की हो चाहे अदीप्त की हो, उससे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी बराबर होने वाले, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ लिखवाया, चाहे दीप्त बोलो चाहे अदीप्त। और अभी मैं प्रूफ भी करूंगा, दोनों से उतना ही आएगा, W के बराबर है। अब आपको W ही तो चाहिए, फ्रिंज चौड़ाई मतलब W ही तो चाहिए, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपको चाहिए। बिल्कुल आसान है भाई, ज्यादा दूरी में से कम दूरी वाले को घटा दो, इतना दूरी मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ओके, तो यहाँ पर आप बताओगे, ये फिगर बना रहने दें, हाँ ज़्यादा समझ में आएगा, बना रहने दें, इसको ऐसे बना लेना आप। यहाँ पर समझना बेटा, आप लिखोगे W बराबर फ्रिंज चौड़ाई, परिभाषा से बेटा दो क्रमागत, यहाँ पर क्या है? दीप्त, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए W आपको। उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो अधिक दूरी वाली फ्रिंज है उसकी स्थिति में से कम दूरी पे जो स्थित है फ्रिंज की, उसकी स्थिति को घटा दोगे। तो आप क्या करोगे? फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा, YN प्लस 1 में से आपको घटाना है YN। अच्छा, दीप्त फ्रिंज की स्थिति है ना, ये किसकी स्थिति है? दीप्त की। तो उसकी स्थिति का व्यंजक आपने पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए व्यंजक, ध्यान देना, पोजीशन ऑफ
ब्राइट फ्रिंज, वाई एन बराबर एन डी लेमडा बाई डी। बात समझ आ रही? अब एन की जगह आप जो भी रखोगे वही मिलेगा। तो आपने एन प्लस वन रखा है, तो अगर एन की जगह एन प्लस वन रखोगे तो वाई एन प्लस वन मिल जाएगा। तो ध्यान देना, वाई, अरे भाई एन प्लस वन बराबर, तो यहाँ पर एन की जगह क्या लिखोगे बेटा? एन प्लस वन और इंटू डी लेमडा बाई डी। चलो एन प्लस वन की, वाई एन प्लस वन की वैल्यू मिल गई, वहाँ पर पुट कर दें। तो आप लिखोगे एन प्लस वन इंटू डी लेमडा बाई डी। तो एन प्लस वन इंटू डी लेमडा बाई स्मॉल डी। बात समझ में आ रही? अच्छा, वाई एन है तो एन की जगह क्या लिखोगे? केवल एन लिखोगे। तो एन लिखोगे तो भैया केवल एन मिलेगा और इंटू डी लेमडा बाई डी। ऐसा आपने इसलिए लिखा है चूंकि वाई एन की वैल्यू किसके लिए? दीप्त फ्रिंज के लिए। यहाँ पर आप ये भी लिखना, चूंकि वाई एन दीप्त बराबर होता है एन इंटू डी लेमडा बाई डी। तो इसी फार्मूले से आपने इन सब की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है बात? ओके। अब आप ध्यान देना बेटा, करना क्या है आपको? डी लेमडा बाई डी दोनों में है, कॉमन कर लो। कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ एन प्लस वन और यहाँ पर माइनस वन, क्योंकि डी लेमडा बाई डी कॉमन कर लिया ना, नहीं एन बचेगा। क्या बचेगा बेटा? एन बच जाएगा, क्योंकि डी लेमडा बाई डी आप कॉमन कर लो। तो बाहर क्या कॉमन किए? डी लेमडा बाई, दोनों टर्म से आप इतना ले लीजिए। आगे समझना बेटा, एन देखो माइनस का और एन प्लस का, एक बचा, एक से गुणा कराओगे वही रहेगा। तो इसलिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक आपको मिल गया बेटा। हाँ, W इज इक्वल टू डी, कैपिटल डी है, कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल। अब इसमें बताओ बेटा, कहीं एन और एन प्लस वन या कुछ ऐसा कुछ लिखा है? यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्रिंज कौन सा है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, 10वां, इससे कोई मतलब नहीं। सब की चौड़ाई कितनी होगी? डी लेमडा बाई डी। बात समझ आ रही है? अब अगर आप फ्रिंज चौड़ाई माप लिए, यानी जो पट्टियां मिल रही हैं उसकी आप चौड़ाई W मेजर कर लिए। बात समझ आ रही? W आपको पता है भैया, D और कैपिटल डी तो पता ही होगा। D दोनों सिल्टों के बीच की दूरी है और कैपिटल डी क्या है? स्रोत से यानी सिल्टों से पर्दे तक की दूरी है। तो लेमडा आपको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा ना? यानी आप बता सकते हो कि किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित करा है। तो ये इसका फायदा हुआ बेटा। एकदम बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे दो अदीप्त का भी मैं रफ टाइप यहाँ पे करके समझा दे रहा हूँ। अगर दो अदीप्त होता बेटा तो W बराबर क्या लिखते? वाई एन प्लस वन, यानी एन प्लस वनवा अदीप्त फ्रिंज। बात समझ में आ रही है? और माइनस वाई एन करते। क्लियर? अदीप्त फ्रिंज के लिए व्यंजक क्या लिखोगे? तो अभी आपने फाइंड आउट किया है अदीप्त फ्रिंज के लिए बेटा वाई एन की वैल्यू एन माइनस 1/2। बात समझ में आ रही? बाकी डी लेमडा बाई डी वहां भी रहेगा। तो एन माइनस 1/2। तो ये एन प्लस वन है, तो जहां पे एन था वहां पे एन प्लस वन लिखना, उसके बाद माइनस 1/2। एन की जगह आपने क्या किया? केवल एन प्लस वन रख दिया और इंटू डी लेमडा बाई डी माइनस, फिर वाई एन है तो एन की जगह आप केवल एन लिखोगे। तो एन माइनस 1/2 और इंटू डी लेमडा बाई डी। बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही? ये आगे चलना, डी लेमडा बाई डी कॉमन कर लो, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे समझना एन, ये प्लस वन है और ये आधा है, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे। अंदर देखो दो टर्म है तो ब्रैकेट लगा रहेगा, माइनस 1/2। एक से अधिक टर्म है ना, तो भी माइनस का मतलब होगा वहां पे। और आपने कॉमन क्या किया? डी लेमडा बाई डी। डी लेमडा बाई डी कॉमन कर लिए, इसको आपने सॉल्व करके यहाँ लिख लिया और इसको यहाँ लिख लिया। अब ब्रैकेट ओपन करना बेटा, तो आप बोलोगे n प्लस 1/2 माइनस, ब्रैकेट के सामने माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये होगा माइनस n और ये होगा प्लस 1/2 और इंटू डी लेमडा बाई डी। चलो भाई, माइनस n प्लस n कैंसिल होगा और आधा आधा मिलके 1 होगा और 1 का गुणा डी लेमडा बाई डी में कराओगे तो कितना आएगा? डी लेमडा बाई डी। यही तो आया बेटा, बताओ
हाँ, दोनों का सेम आएगा, चाहे अदीप्त फ्रिंज के पट्टियों की चौड़ाई मापोगे चाहे दीप्त फ्रिंज के पट्टियों की चौड़ाई मापोगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। और याद रखना आपके सिलेबस में इसी को दिया है, ठीक है ना, साफ साफ लिखा है कि फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, और ब्रैकेट में लिखा है व्युत्पत्ति नहीं करना है, सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं। आप लोगों के पास सिलेबस है, जाके देख लें, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ा दिया, पढ़ लो, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इसको प्रिपरेशन करने की जरूरत। यंग का द्विक रेखा छिद्र वाला प्रयोग जो है उसको प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, इससे आप न्यूमेरिकल लगाओगे। अच्छा, अब फ्रिंज चौड़ाई उसने कहा है, ये नहीं कहा कि रेखीय की कोणीय, आपके सिलेबस में लिखा नहीं है कि रेखीय होगा कि कोणीय। तो हो सकता है बेटा कोणीय वाला भी सूत्र दे सकता है, बात समझ में आ रही है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, जैसे इसको आप समझे हो ठीक उसी प्रकार से समझना। सूत्र से ज्यादा मतलब है तो बहुत ज्यादा विस्तार करके नहीं पढ़ाते, आपको समझा दे, समझना है यहाँ पर। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इधर ध्यान दो बेटा, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या लिखेंगे बेटा, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। हाँ बेटा, घबराओ नहीं कि देर हो रहा है या ऐसा कुछ, ये चैप्टर यहाँ पे मतलब ये पार्ट खत्म हो जाएगा आज, ठीक है ना। कल से हम लोग विवर्तन पढ़ेंगे। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। जो आपने अभी लंबाई में बताया है फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, अब आप कोण में बताओगे कितने डिग्री होगा, बात समझ में आ रही है। और उसको समझने के लिए एक फिगर बनाता हूँ, बस आप फिगर समझ लीजिए, हो गया सब कुछ। और जरूरी नहीं एक ही तरफ, बिंदु ओ के ऊपर ही, मैंने कहा बिंदु ओ के दोनों ओर होगा, एक तरफ मैं समझाता हूँ बेटा। सपोज करना बेटा ये क्या है, आपका बिंदु ओ है, क्लियर है, और यहाँ पर कहीं क्या होगा, बिंदु सी, यहाँ पर क्या होगा, बिंदु सी होगा। ठीक है, अब आप सपोज करना बेटा यहाँ पर एक आपका क्या है, ब्राइट फ्रिंज है, क्या है, ब्राइट फ्रिंज है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, आप बताओगे वाई एन, यनवी मान लेना, यनवी दीप्त फ्रिंज है, क्या है बेटा, तो इसलिए वाई एन कर दिए। अब इसके बाद डार्क होगा, क्या होगा, और इसके बाद फिर क्या होगा बेटा, ब्राइट, थोड़ा सा दूर दूर बनाए। ऐसे दो क्रमागत, चाहे आप दीप्त ले सकते हो चाहे अदीप्त ले सकते हो, बस मैं एक समझा दे रहा हूँ, आपको फार्मूले से मतलब होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप क्या बताओगे बेटा, तो आप बताओगे सर इसको आप yn+1 मेजर मान लीजिए, और इसको क्या मानेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रमागत है। अब ध्यान देना, ये तो हो गया फ्रिंज चौड़ाई का, यहाँ से यहाँ तक जो W था। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे, W। इसको असल में बोलते हैं रेखीय फ्रिंज चौड़ाई। क्या है बेटा ये, क्लियर। आपको कोणीय चाहिए, कोणीय का मतलब जो आपने यनवी फ्रिंज ली थी, दीप्त फ्रिंज, वो इस पर कितना कोण बना रहा है ये समझना, कितना कोण बना रहा है ये समझना। तो आप सपोज कर लेना बेटा ये थीटा एन बना रहा है, एनवी था ना, तो ये कोण थीटा एन बना रहा है। अच्छा, और ये कितना बना रहा है, क्रमागत था ना, तो आप बताओगे सर ये थीटा n+1 बना रहा है, कितना बेटा, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। अब दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज दिख रहे हैं, इनकी जो कोणीय स्थिति है उनके बीच का अंतर निकालो, यानी कि दूसरे का n+1 जो था थीटा n+1 है, और पहले वाले का क्या है, थीटा n। इन दोनों के कोणों का अंतर अगर निकालोगे, यानी कोणीय स्थितियों का अंतर निकालोगे, तो आप बताओगे सर इतना ही तो आएगा, यही तो आया।
पूरे कोण में से क्या करना है बेटा, आपको पूरे कोण में से इतना कोण घटाना है, तो ये मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। यही क्या होगा बेटा आपका कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। और इसको आप आराम से निकाल सकते हो, कोणीय फ्रिंज। क्लियर है? ऐसे। अब देखो तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप यहां पर लिख सकते हो थीटा बराबर, ध्यान समझना, थीटा बराबर ये जो कोण है आप क्या लिखोगे, थीटा एन प्लस वन माइनस थीटा एन, थीटा एन प्लस वन माइनस थीटा एन। ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये आसान चीज़ है, इसीलिए मैं फिगर बना के लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वैसे पोथी नहीं, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ। क्लियर है? तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। वैल्यू आप पुट कर सकते हो बेटा, थीटा एन प्लस वन के लिए और थीटा एन के लिए भी। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, क्योंकि ये कोण क्या होंगे बेटा, बहुत छोटे छोटे हैं, ये दोनों कोण क्या हैं, बहुत छोटे। तो थीटा बराबर tan थीटा मान सकते हो, तो लंब बटे आधार ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? या फिर आप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपको केवल इतना बताना है, चूंकि थीटा एन एंड थीटा एन प्लस वन बहुत छोटे कोण हैं। क्या है बेटा, बहुत छोटे कोण हैं। और अगर बहुत छोटे हैं तो थीटा बराबर आप tan थीटा मान सकते हो, यही आसान है, यही लगाओ। थीटा एन अप्रॉक्सीमेट बराबर होगा बेटा, हाँ किसके बराबर होगा, tan थीटा एन के। और ये किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा एन यही तो है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, ये वाई एन क्या होगी बेटा, वाई एन हो गया लंब बटे आधार। तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जो बच गया वही आधार, यानी सी ओ, और सी से ओ तक की डिस्टेंस क्या थी, कैपिटल यानी डी। बताओ ये बात समझ में आ रही, कोई डाउट? ऐसे ही आप थीटा एन प्लस वन भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर थीटा एन प्लस वन अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू tan थीटा एन प्लस वन, एन प्लस वन सफिक्स के रूप में लिखना बेटा। अच्छा ध्यान देना, ये किसके बराबर होगा, तो थीटा एन प्लस वन ये है ना, हाँ तो कोण के सामने की भुजा लंब यहाँ तक, वाई एन प्लस वन, क्या लिखेंगे, वाई एन प्लस वन अपॉन आधार, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा, जो बचा वही आधार यानी डी। चलो भाई, अब इन सब की आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो n प्लस वन की जगह क्या लिखेंगे, थीटा n प्लस वन की जगह क्या लिखेंगे बेटा, वाई एन प्लस वन अपॉन डी, माइनस थीटा n की जगह पर क्या लिखेंगे, वाई एन अपॉन डी। ऐसे एक काम करें, एक बटे डी कॉमन कर लें, अंदर क्या बचा, वाई एन प्लस वन माइनस वाई, यही तो बचा। अच्छा आप चाहे दीप्त के लिए लिखोगे चाहे अदीप्त के लिए लिखोगे उतना ही आएगा, और इसको आप निकाल चुके हो। ये क्या है, तो आप बताओगे सर ये तो रेखीय फ्रिंज चौड़ाई है, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन डब्ल्यू के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, क्लियर है ना, वैल्यू पुट कर दें। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, या फिर ऐसे लिखना बेटा, हर देखना बेटा बराबर है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको सॉल्व करके, बटे डी ऐसे लिख सकते हो, हर बराबर था तो ऊपर अंश को क्या कर दिए, घटा दिए, और ऊपर क्या लिखा है, तो आप कहोगे सर ये डब्ल्यू के बराबर लिखा है, रेखीय फ्रिंज चौड़ाई, और बटे क्लियर। क्यों ऐसा किया गया, तो आप बताओगे चूंकि वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन बराबर डब्ल्यू के, तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई बराबर रेखीय फ्रिंज चौड़ाई बटे डी, ऐसे याद रखना। तो अगर एक चीज आप निकालो तो दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। रेखीय फ्रिंज चौड़ाई को क्या करना, पर्दे के बीच की दूरी, बात समझे, स्रोत से पर्दे तक की दूरी से क्या करोगे, भाग कर देना, आ जाएगा कोणीय फ्रिंज चौड़ाई।
क्लियर है बात? ओके। और ध्यान देना, W की वैल्यू आपने कितना निकाला? अभी आपने निकाला है D लेमडा बाई डी। क्या निकाला? कैपिटल D लेमडा बाई स्मॉल डी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो W की जगह क्या लिखेंगे? D लेमडा बाई स्मॉल डी और कैपिटल D बटे ए, यही तो होगा। तो आप इससे इसको काट सकते हो, कट जाएगा। तो इसलिए थीटा बराबर, एक फार्मूला आपको और मिलेगा, लेमडा बाई, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चाहे आप ये यूज करिए चाहे ये यूज, कोई डाउट नहीं ना? आपका ये पार्ट खत्म हो गया व्यतिक्रमण। कल से हम लोग विवर्तन पढ़ेंगे।